नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर लिक्विड स्टेट में आज हम थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की स्टडी करेंगे। द्रव क्रिस्टलों के सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हम विभिन्न द्रव क्रिस्टल जैसे स्मैक्टिक, नीमेटिक और कॉलेस्ट्रिक इनकी फेजेस की स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करें कि इनकी जो स्मैक्टिक फेज है, नीमेटिक फेज है और कॉलेस्ट्रिक फेज है, इनके स्ट्रक्चर क्या होती है। स्मैक्टिक फेज में जो अणु है वो परतीय संरचना बनाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अणु है वो लेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। और एक परत के जो अणु हैं वो परस्पर समानांतर क्रम में व्यवस्थित होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक लेयर के जो अणु परस्पर समानांतर क्रम में व्यवस्थित हैं वह दूसरे लेयर के साथ समानांतर क्रम में व्यवस्थित हो। अर्थात दूसरी परत के अणु पहली वाली परत के अणुओं से समानांतर क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे, सेम परत में ही अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होंगे। नीमेटिक प्रावस्था में हम देखें तो अणु परस्पर समानांतर तो होते हैं, लेकिन थ्रेड के समान होते हैं, लंबे धागे के समान हैं। ये नीमेटिक का अर्थ भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, थ्रेड लाइक, यानी थ्रेड, डोरा या धागा। तो यह धागे के समान व्यवस्थित होते हैं और अलग अलग दिशा में अणुओं की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से होती है। इस कारण यह विषमदैशिकता का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम कॉलेस्ट्रिक फेज को देखें तो कॉलेस्ट्रिक प्रावस्था में अणु एक परत के रूप में तो होते हैं, परंतु एक परत दूसरी परत के साथ एक निश्चित कोण बनाते हुए व्यवस्थित होती है। हम देख रहे हैं कि ये परत इसके साथ एक कोण बना रही है, इसी तरह से ये परत इसके साथ ये कोण बना रही है, या ये परत इसके साथ कोण बना रही है। तो अलग अलग दो परतें भिन्न अलग अलग कोण बनाते हुए व्यवस्थित होती हैं। तो इस प्रकार हमें सर्पिलाकार संरचना प्राप्त होती है और इनके परतों के मध्य जो है थोड़ा सा रिक्त स्थान रह जाता है, जिसका परिमाण या जो रिक्त स्थान की मात्रा है वो ताप पर निर्भर करती है। इसी कारण ये प्रकाश का विवर्तन करते हैं और भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न कलर शो करते हैं। इन तीनों ही मीसोमॉर्फिक फेजेस को अगर हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर यह द्रव प्रावस्था में परिवर्तित हो जाती है। द्रव प्रावस्था में अणु सभी तरफ समान रूप से बिखरे रहते हैं और इनमें समदैशिकता का गुण आ जाता है। तो ये नीमेटिक, स्मैक्टिक और कॉलेस्ट्रिक फेजेस की स्ट्रक्चर थी। अब हम थ्योरीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल देखें। इसमें हम झुंड सिद्धांत या समूह सिद्धांत या हम स्वार्म थ्योरी देखें। यह थ्योरी ई बॉस ने दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो मीसोफोर्बिक अवस्था है ऐसे पदार्थों का गुण है जिनमें अणु लंबी श्रृंखला युक्त संरचना में होते हैं और ऐसे अणु स्वयं को एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये अणु स्वयं को जब समानांतर क्रम में व्यवस्थित कर कर एक अणुओं का समूह या झुंड बना लेते हैं, जिसे हम स्वार्म कहते हैं, झुंड कहते हैं, समूह कहते हैं। किसी एक झुंड के समस्त अणु परस्पर समानांतर होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अन्य झुंड के अणुओं के भी वो समानांतर हो। यानी झुंड में उपस्थित
एक झुंड में उपस्थित अणु तो समानांतर होंगे, लेकिन वो दूसरे झुंड के अणु के समानांतर नहीं होंगे। तो इन अणुओं के झुंडों की या समूहों की तुलना हम क्रिस्टल से कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, यानी निविड संकुलन उच्चतम होता है, लेकिन इनमें इतना दृढ़ नहीं होता। यानी लिक्विड क्रिस्टल में क्लोजेस्ट पैकिंग या निविड संकुलन इतना दृढ़ नहीं होता और इनकी आकृति व आकार भी स्थिर नहीं होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल में जो टर्बिडिटी है उसको भी हम झुंड सिद्धांत से समझा सकते हैं। जो लिक्विड क्रिस्टल है उसमें जो झुंड है, यानी अणुओं का जो झुंड है, वो प्रकाश को स्कैटर्ड कर देता है। स्कैटर्ड करने के कारण यह टर्बिड दिखाई देता है। जैसे हम कांच का अगर महीन चूर्ण लें और उस पर लाइट डालें तो वो भी लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। उसी प्रकार से जो लिक्विड क्रिस्टल है उसमें भी जो झुंड अणुओं का झुंड विद्यमान है वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। लेकिन जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो ताप को बढ़ाने पर जो लिक्विड क्रिस्टल में अणु है वो गतिज ऊर्जा पाकर दूर दूर होते हैं और झुंड टूटकर विलुप्त होने लगते हैं। और जो पदार्थ है वो गलनांक बिंदु पर आ जाता है और गलनांक बिंदु पर झुंड का आकार इतना छोटा हो जाता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं और जो लिक्विड है उसकी टर्बिडिटी समाप्त हो जाती है, यानी जो द्रव है वो पारदर्शी बन जाता है। अब लिक्विड जो स्वार्म थ्योरी है, झुंड सिद्धांत है, समूह सिद्धांत है, उसकी सीमाएं क्या है? सबसे पहली, इस सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर जो झुंड है वो टूटकर विलुप्त होने लगते हैं और जो टर्बिडिटी है वो डिसअपियर होकर द्रव स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह स्वच्छ द्रव में बनने का यानी क्लियर लिक्विड में परिवर्तित होने का क्रम धीरे धीरे व लगातार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टर्बिडिटी एक निश्चित ताप पर तुरंत ही डिसअपियर हो जाती है और जो लिक्विड क्रिस्टल है वो क्लियर लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। तो यह झुंड इस सिद्धांत की व्याख्या, यह जो झुंड सिद्धांत है वो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि एकदम से मेल्टिंग पॉइंट पर टर्बिडिटी डिसअपियर क्यों हो गई और स्वच्छ या क्लियर द्रव में परिवर्तित क्यों हो गया। सेकंड लिमिटेशंस हम देखें, जो टर्बिडिटी होने का गुण केवल उन्हीं यौगिकों में पाया जाता है जिनकी आणविक संरचना लंबी श्रृंखला के रूप में होती है, यानी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड में टर्बिडिटी हो। कुछ लंबी श्रृंखला वाले यौगिक तो यह गुण दर्शाते हैं जबकि कुछ यौगिक नहीं दर्शाते हैं। तो यह इसकी व्याख्या नहीं कर सका कि अगर लॉन्ग चेन वाले टर्बिडिटी दर्शाते हैं तो सभी क्यों नहीं दर्शाते, केवल कुछ ही यौगिक क्यों टर्बिडिटी दर्शाते हैं। तीसरी लिमिटेशन है, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल को अगर हम कांच की प्लेट पर रखते हैं तो वे एक सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं, यानी स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर सका। तो ये झुंड सिद्धांत की सीमाएं थी। थैंक यू।